नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मैं हूं कमोद सिंह। आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है? बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी। अब अगर आपने पहले ध्यान नहीं दिया है और आपके बचे हुए 45 डेज हैं, 45 दिन में कैसे तैयारी करें, आप कैसे एग्जाम को क्रैक करें, क्योंकि मैंने भी 45 दिन में ही तैयारी की थी। तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देता हूं कि आपके 45 डेज में आप कैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो लैब टेक्नीशियंस के। तो आप देखिए कि ईएसबी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन जो है, इसका सिलेबस जो है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, लगभग 10 सब्जेक्ट हैं। तो 10 सब्जेक्ट में आप ये सोचिए कि 75 नंबर का टोटल ये आना है। अब ये नहीं बोल सकते आप कि 10 को अगर 75 नंबर से डिवाइड करोगे तो 7.5 के क्वेश्चंस आएंगे। अलग अलग है, जैसे अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आप इसको बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, हटाइए अगर आपके पास 45 दिन बचे हैं अभी इनिशियली दिनों में। बायोकेमिस्ट्री आप इसको भी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप लैब टेक्नीशियन है, किसी ना किसी लैब में आपने काम किया है, और काम किया है तो आपने हेमेटोलॉजी में काम किया होगा, ब्लड बैंकिंग में काम किया होगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी में किया होगा, पैरासाइटोलॉजी में किया होगा, माइक्रो में किया होगा या पढ़ा होगा, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। तो आपको करना क्या है? अब मैंने क्या किया था, तो मैंने क्या किया था कि पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरी तरह से इसको हमने छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा था नहीं। बायोकेमिस्ट्री में भी जो एलएफटी, आरएफटी, कार्डियक प्रोफाइल वाले टेस्ट हैं, उनकी हमने मेथड वो सारी चीजें रटी। बाकी का जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो मैंने स्टार्टिंग के दिनों में छोड़ दिए। बाकी जब समय बचा था तो किया था। तो अभी आप हेमेटोलॉजी पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हेमेटोलॉजी में लगभग 18 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप एक नंबर भी इसमें गलत नहीं कर सकते अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग दोनों को आप क्लियर कर लीजिए। फिर इसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो कि 7 नंबर का आने वाला है, 7 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी में। ये सबको पता होता है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत है नहीं। पैरासाइटोलॉजी, हाँ जरूर मैं बोलूंगा कि पैरासाइटोलॉजी थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर एक बार आप इसको ट्रिकी वीडियो के माध्यम से या बुक में ही आप जब पढ़ाई करना चालू करो, स्टूल पैरासाइट से, यूरिन पैरासाइट से, ब्लड पैरासाइट से, तो ये अलग अलग एक उसके टॉपिक्स बना लीजिए, तो ये भी क्लियर हो जाएगी। तो चाहो अभी तो स्टार्टिंग के दिनों में पैरासाइटोलॉजी आप छोड़ सकते हो। वो होता क्या है कि जब आप कोई भी कठिन सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हो तो आपका दिमाग पूरी तरह से हैंग हो जाता है, आपका काम ही नहीं करता है। आप तो आपको जो इजी और जो फ्रेंडली सब्जेक्ट लगते हैं आपको, जैसे हेमेट है, ब्लड बैंक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, सीरोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, साइटोलॉजी, आप उनकी प्रिपरेशन करें। देन आपके पास समय बचेगा, और समय बचने के बाद आप जो है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल को अच्छे से पढ़ें, और हो सके तो एनसीईआरटी की जो बुक आती है हिंदी मीडियम, सेल्स डालें और सेल्स को ही अच्छे से करें। बाकी के सब्जेक्ट की केवल लेंथ देखो, कितना वेट है, कहां पे उसकी सिचुएटेड है, कहां पे क्या स्ट्रक्चर है, बस। बायोकेमिस्ट्री के आप फार्मूला, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो देखें। आप यकीन मानिए कि मैंने भी इसी प्रक्रिया से तैयारी की थी। आप यकीन मानिए कि आपके 75 में कम से कम जो है 60 से 65 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 65 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और 65 इसके अलावा जो जनरल सब्जेक्ट है उसमें आप 15 नंबर भी लाए तो प्लस 15 अगर कर देंगे हम तो 80 हो गया, और अगर 60 में भी हम प्लस 15 करते हैं तो 75 हो गया। और इन 75 मार्क में आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि इतनी सारी पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट हैं, तो 100% सिलेक्शन है। तो आप बचे हुए 45 डेज में ग्रुप 5 की तैयारी इस पैटर्न से करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय चैनल। और आगे भी मैं आपको बताते रहूंगा कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा, किस टाइप से आता है, कैसे सिलेक्शन करना है। सो थैंक यू।